साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। मैं शशि वारियर आपको अपनी इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस को। और आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नई एनसीईआरटी है वो पूरी की पूरी चैप्टर कहानी के फॉर्म में है। हमने इसे समराइज कर दिया है ताकि आपका समय बचे और आप कम समय में उचित लाभ ले पाएँ। तो हम लोग बिना समय व्यर्थ किए हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो उसमें पहला जो टॉपिक है वो यही है कि जो आहार हैं वे क्या महत्व रखते हैं। ठीक है, तो देखिए स्वस्थ जीवन का मूल आधार जो है संतुलित और उचित आहार है। तो हम जो आहार ले रहे हैं वो संतुलित मात्रा में होना चाहिए, उचित होना चाहिए, न कि एक फेमस कहावत है, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि कभी खाओ कुछ भी खाओ कितना भी खाओ। ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ना अधिक खाना चाहिए और ना ही कम खाना चाहिए। अगर जो हम खा रहे हैं वो हमारे ऊर्जा की दृष्टि से कितना लाभदायक है और कितना हानि वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। आहार केवल पेट भरने के लिए नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि ऐसा आहार हो जाना चाहिए कि वे हमारे शरीर को ऊर्जा दे, हमारे शरीर की वृद्धि करे और हमें जो है रोगों से लड़ने के लिए शक्ति दे। ऐसा आहार हमारा होना चाहिए। और इसके अलावा देखिएगा तो जो आहार है उचित समय, उचित मात्रा और वातावरण के अनुसार लिया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कभी खा लिए, कितना भी मात्रा में खा लिए और समय उसके अनुकूल नहीं है तभी भी खा लिए, तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक दिया है इसमें कि जो हमारे अलग अलग राज्य हैं उनमें अलग अलग तरह के खान पान देखने को मिलता है। जैसे कि आप पंजाब रीजन में जाएंगे तो वहाँ के लोग अधिकतर क्या खाते हैं, तो वहाँ के लोग अधिकतर देखिएगा तो मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर आदि खाते हैं। और उनका जो मतलब उनके द्वारा जो उगाई जाने वाली मुख्य फसलें होती हैं मक्का, गेहूँ, चना दालें इत्यादि इत्यादि होती हैं। ठीक है, लस्सी, छाछ, दूध, ये सब चीज़ें उनकी पेय पदार्थ होती है। वैसे ही कर्नाटक का रीजन है, वहाँ के लोग चावल, रागी, उड़द, नारियल ये सब ज़्यादा उपजाते हैं। इडली, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी, ये उनकी जो है आम खान पीन की भाषा है वहाँ की। और मणिपुर की बात कर ले तो वहाँ देखिएगा चावल, बाँस, सोयाबीन, ये उनकी जो स्थानीय फसल है वे हैं। वहीं अगर खान पान की बात करें तो चावल है, इरोबा चटनी होती है वहाँ की। हो सकता है पूछ दे कि इरोबा क्या है, तो चटनी का किस्म है। ठीक है, ये भी याद रखना है। उती, उती क्या है, तो पीली मटर और हरे प्याज की तरी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। और बिना दूध के ये लोग चाय पीते हैं। तो ये उनकी वहाँ की कल्चर है, वहाँ की खान जो है खान पान है, ऐसा है परंपरागत। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा कि भोजन पकाने के जो पद्धति हैं उसमें समय दर समय कैसे कैसे परिवर्तन आए, इसका भी जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान देखिएगा तो पहले आज की भी मतलब जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे जाएंगे या गांव घर के इलाके हैं वहाँ पे अभी भी लकड़ी से कहीं कहीं मतलब खाना बनाया जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश हमेशा रही है कि उसको जितना जल्दी हो जाए एलपीजी से तब्दील कर दे, क्योंकि उससे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो लकड़ी से अभी भी खाना बनता है। इसके बाद आया क्या, गोबर के चूल्हे का प्रयोग हुआ। फिर अब जो है देखिएगा गैस का प्रयोग हुआ। अब तो बहुत सारे देखिएगा जगहों पे या शहरों में, गांव तक भी हालांकि पहुंच गया है इलेक्ट्रिक के चूल्हे। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पहले देखिएगा कि पीसने के लिए सिलबट्टे का प्रयोग होता है, अब आज की डेट में देखिएगा तो मिक्सर ग्राइंडर आ गया है। तो तकनीकी का जब जब विकास हुआ है उससे मानवों का कुछ ना कुछ समझिए कि परिवर्तन होते गया है। तो तकनीकी आया, बेहतर उसका परिवहन हुआ और वो साधन हमारे घर तक, हमारे किचन तक पहुंच गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये उसी को संदर्भित करते हुए उसमें इमेज था तो मैंने भी ले लिया है ताकि आप मतलब इमेजिनरी व्यू जो क्रिएट कर रहे थे उसको सामने देख पाएँ एक बार। भोजन में हमारे क्या क्या घटक होते हैं इनको थोड़ा देखना ज़रूरी है। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि देखिए अब ये तो स्टैंडर्ड बुक में हम लोग पढ़ेंगे कितना कैलोरी देता है नहीं देता है, बट देखिए वो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल आगे की क्लास में हम देखेंगे वो सारी चीज़ें मिलेगी। बट यहाँ बेसिक चीज़ें समझते चलना है हमें जो पुस्तक में दिया हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट देखिएगा हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत है चावल, गेहूँ, आलू, केला, आम। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा वसा की बात की गई है। तो वसा जो है ना ऊर्जा रूप में हमारे शरीर में मतलब संग्रहित होता है
और शरीर को गर्म रखता है। ठीक है, जितने भी आप जितने भी आप शीत मरुस्थल वाले इलाके के जो जानवर देखिएगा, उनमें पाइए कि उनके त्वचा में जो है एक वसा का, चाहे जितना भी ये टुंड्रा प्रदेश है, उनके जो पशु हैं उनके त्वचा का जो लेयर है वे उसमें इतना मात्रा में जो वसा स्टोरेज है कि उन्हें ठंड से बचाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें, हालांकि ये भी ऊर्जा देता है, लेकिन वसा जो ऊर्जा देता है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इसका थोड़ा विघटन मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा देखिएगा इसके स्रोत क्या हैं, तो इसके स्रोत में हैं घी, तेल, मूंगफली, मेवे, सोयाबीन इत्यादि। इसके अलावा हाँ, आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पे जितने भी सोर्स हैं, एक बार आप खुद से देख सकते हैं कि आलू है, गन्ना है, केला है, अनानास है, आम है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, गेहूँ है, शकरकंद है। तो ये चीज़ें, ये मतलब पिक उसमें दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि आपको मतलब देख के भी, क्योंकि इमेज हम बार बार देखते हैं तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में जल्दी जो है बैठ जाती हैं और उसको हम जल्दी रिकॉल भी करते हैं, तो इसलिए मैंने भी लगा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए प्रोटीन। तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या काम है, तो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, ऊतक का निर्माण और मरम्मत में सहायता करता है। आप अक्सर सुने होंगे कि जो लोग जिम करते हैं तो उनको प्रोटीन शेक या प्रोटीन युक्त भोजन करने की मतलब जिम ट्रेनर जो है सलाह देता है कि अगर मसल्स डेवलप करना है तो आप जो है प्रोटीन युक्त भोजन कीजिए। तो उसके पीछे का क्या रहस्य रहता है, वो यही रहस्य रहता है कि आपके शरीर को ग्रोथ करना है ना, तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता है। आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। ऊतक निर्माण भी करना है। देखिए, जब भी कोशिका विभाजन होगा, ऊतकों का निर्माण होगा, तभी शरीर का जो है ग्रोथ होगा। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड बात है। हाँ, कहीं कटा फटा सारी चीज़ों को मरम्मत भी करना है तो नए नए ऊतक बनेंगे। इन सारे क्रियाकलाप में जो है आपको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। इसका स्रोत अगर देखें तो इसका स्रोत क्या है, दूध है, अंडा है, मछली है, दाल है, मेवा है। देखिए, ये कन्फ्यूजन नहीं पालना है कि एक चीज़ है तो उसमें एक ही पोषक तत्व मिलेगा। एक पदार्थ में एक से अनेक पोषक तत्व मिल सकते हैं, ये अलग चीज़ें हैं। थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक में आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि मतलब कौन सा स्रोत में देखिएगा तो कौन सा मतलब पोषक तत्व मिलेगा, तो वे प्रचुर मात्रा में पूछता है कि प्रचुर मात्रा में मिलेगा, यानी ये नहीं बोलता है केवल वही मिलेगा। तो वो देखेंगे हम लोग आगे चल के। इसके अलावा विटामिन देखिए, तो विटामिन क्या करते हैं। देखिए, विटामिन हमारे शरीर को किसी प्रकार की एनर्जी नहीं देते हैं, ये तो कंफर्म है, इतना याद रखिएगा। लेकिन विटामिन करते क्या है, तो विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। जैसे विटामिन ए का जो काम है उसको देखिएगा तो आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 देखिएगा तो हमारे हृदय व तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। देखिए, ये पूछेगा, ये ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के स्टैंडर्ड से तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विटामिन B1 जो है हृदय और तंत्रिका तंत्र को जो है स्वस्थ रखता है। और सी जो है विटामिन सी प्रतिरक्षा और घाव को भरने के लिए, प्रतिरक्षा शक्ति का जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो बनता है उसको काफ़ी डेवलप करता है और घाव भरने में भी मदद करता है। विटामिन डी पता है आपको कि हमारे हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। और ये मिलता कहाँ है, तो इसका नेचुरल जो सोर्स है वे सूर्य का प्रकाश है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं मतलब पादप सोर्स है और मतलब जंतु सोर्स है जहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है। दाल में आप मतलब लगभग सभी लोग जानता है कि दाल में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहती है। इसके अलावा जंतु स्रोत में अगर बात कर ले तो मछली है, मुर्गे का मांस है, दूध है, पनीर है, अंडा है इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार फिर से। खनिज, कुछ खनिज भी होते हैं, हालांकि इसको दो स्तर पे बांट के भी पढ़ा जाता है, जिसमें बोला जाता है कि एक जो मतलब ज़्यादा इनरिच ज़रूरत होती है, कम ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो पुस्तक में दिया है 3 जो है खनिज की बात की गई है। एक तो है कैल्शियम, दूसरा का है आयोडीन और तीसरा का है आयरन। तो कैल्शियम क्या कार्य करता है, तो कैल्शियम हमारे जो अस्थि हैं, हड्डी हैं और जो दांत हैं उनको मजबूत बनाता है। ठीक है, आयोडीन क्या करता है, तो मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आयोडीन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार देखिएगा आयरन, तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण करने के लिए आयरन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा कि महिलाओं में आयरन की कमी के कारण जो उन एनीमिया की शिकार जो महिलाएं हो जाती हैं उन्हें आयरन की गोली अलग से दी जाती है। ठीक है,
इसके अलावा देखिएगा तो कुछ अन्य घटक भी होते हैं। हम जो भोजन करते हैं केवल उसमें वही 5 घटक नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण के अलावा कुछ और भी घटक होते हैं, जैसे कि आहारीय रेशे। ठीक है, आहारीय रेशे क्या करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र काम कर रहा है उसमें जो हम भोजन मुख गुहा द्वारा ले रहे हैं उस भोजन का भी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, आयतन बढ़ाते हैं। याद रखिएगा कि उसका काम है, उस आहारीय रेशे का काम है, ठीक है, कि वे जाए और उस खाने का वॉल्यूम बढ़ा दे, और वॉल्यूम बढ़ा देगा उससे उसका पाचन और अच्छा से होगा। ठीक है, और इसका स्रोत क्या है, तो हम जो हरी सब्जी खाते हैं, जो फल खाते हैं, जो साबुत अनाज खाते हैं, इन सारी चीज़ों का वही काम है। ठीक है, इसके अलावा जल भी एक उसका घटक है। ये क्या करता है, तो पोषक तत्वों के परिवहन, अपशिष्ट निष्कासन के लिए आवश्यक होता है। और देखिएगा तो ये हमारे शरीर में पसीना और मूत्र के माध्यम से शरीर को जो है संतुलित रखता है। पूछा भी गया है कि हमें पसीना क्यों आता है, तो याद रखिएगा कि पसीने आने का पीछे का जो रीज़न है वो है शरीर के ताप को संतुलित करना। ये सारी चीज़ें, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं। तो यहाँ पे आसान लगता है, लेकिन जब परीक्षा भवन में बैठे रहते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो कृपया इनसे बचिए, और छोटा ही कंसेप्ट है बट याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा हाँ बोलता है वही चीज़ें मैंने आपको बताया था कि ध्रुवीय जो भालू होते हैं वे त्वचा के अपने जो त्वचा है उसके नीचे काफ़ी अधिक मात्रा में जो है वसा एकत्रित कर लेते हैं। वह जो वसा होता है उनके शरीर में, वे एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है, क्योंकि कई महीना तक वे क्या होता है कि नींद में चले जाते हैं। ठीक है, निष्क्रिय हो जाते हैं, और वहीं ऊर्जा उनके शरीर में खपत होता है और वे जिंदा रहते हैं। इसके अलावा मशरूम देखिएगा, मशरूम की बात कर रहा है कि अधिकतर जो ये मशरूम उगते हैं वे कहाँ उगते हैं, अंधेरे और नमी वाले इलाके में उगते हैं, और ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो हो सकता है पूछते इसका ऑप्शन देखिए कि प्रोटीन का सबसे बेहतर सोर्स कौन है, तो याद रखिएगा कि मशरूम है। ठीक है, इसके अलावा स्कर्वी की बात कर रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट नहीं, ये रियल घटना है कि एक बार की बात है कि कुछ लोग यात्रा कर रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे। उसमें बहुत सारे लोग जो थे वे अपने मसूड़ों से पीड़ित थे, क्योंकि उनके मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया था। स्कॉटलैंड के एक चिकित्सक हैं जेम्स लीड, उन्होंने एक चीज़ देखा कि जो नाविक जो है नींबू और संतरा का सेवन कर रहे थे उन्हें स्कर्वी नहीं था। ठीक है, तो यहीं से वे खोज निकालते हैं कि विटामिन सी से स्कर्वी रोग जो है उसका निवारण होता है। वही चीज़ें हैं, आयोडीन युक्त जो भोजन नहीं करते हैं उससे जो समस्या क्रिएट होती है उसे घेघा रोग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं यहाँ पे जानने के कि जो अगरिया नामक जनजाति हैं वे नमक की खेती के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, वे एक ऐसी जनजाति हैं अगरिया नमक की खेती के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ये लोग समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि अगरिया जनजाति का संबंध किससे है, और दे नमक उत्पादन से, या ये भी पूछ ले कि नमक उत्पादन का संबंध किस जनजाति से है और दे अगरिया। तो उसमें फंसना नहीं है, ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, अब एक एक करके विटामिन दिया हुआ है पुस्तक में, और उसका कार्य क्या है वो दिया है, उसका स्रोत क्या है, और इससे कौन सा विकार उत्पन्न हो जाएगा और उसके कौन से लक्षण होंगे, तो जल्दी जल्दी मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए विटामिन ए है, विटामिन ए से क्या होगा, तो याद रखिए कि विटामिन ए से जो है वो आँख और त्वचा जो है स्वस्थ रखने में मदद देता है। इसके अलावा मिलता कहाँ है, पपीता में, गाजर में, आम में। देखिए कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में अभी तक कि जो विटामिन ए के सोर्स जो है वो कौन सा जो है, और उसमें ऑप्शन में आम दिया रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको आम भूलना नहीं है। आम जो है विटामिन ए का बहुत अच्छा, कच्चा आम जो होता है विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, हाँ, इससे दिक्कत क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो इससे दृष्टि का ह्रास हो जाएगा, यानी आपको आँख से दिखना कमज़ोर पड़ने लगेगा, आँख से दिखना बंद होने लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। इससे क्या होगा, दुर्बल दृष्टि हो जाएगी, अंधेरे में आपको दिखाई कम देने लगे, जिसे हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरी तरह से दिखाई ही ना दे। ठीक है, तो ये संभावनाएं हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1 की बात जहाँ तक की गई है, तो विटामिन B1 जो है हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है और हमारे शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। देखिए इसका जो मुख्य स्रोत है वे है फलियाँ, मेवे, संपूर्ण अनाज, यानी जो भी हम अनाज लेते हैं वे जो है उसमें विटामिन B1 रहता ही रहता है। दूध हो या जो भी कोई भी मतलब जो बीज लेते हैं
उसको भी आप इसमें काउंट कर लीजिए। इससे जो बीमारी होती है बेरी, ये सब प्रश्न आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। आप देखिएगा कि विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है वो पूछे जा चुके हैं। इसका लक्षण क्या दिखेगा, तो सूजन होगा, हाथ और पैरों में जलन होने लगेगा या झंझनाहट होगा, सांस लेने में परेशानी होगी। तो ये बेरी का लक्षण है। ये भी हो सकता है कि लक्षण दे दे। हाँ, याद रखिएगा प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा हुआ है कि ज़्यादा पॉलिश यानी ज़्यादा चमकदार जो हम लोग चावल खाते हैं उससे कौन सा बीमारी होता है, तो उससे बेरी ही होता है, क्योंकि ज़्यादा पॉलिश चावल जो होता है उसमें B1 जो है नष्ट हो गया रहता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। विटामिन C क्या है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो विटामिन C क्या करता है हमारे शरीर को, तो हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। ये कहाँ मिलता है, तो जितने भी आंवला कुल के फल हैं, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, हरी मिर्च हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, सब में मिलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। और इसका जो है इफेक्ट कैसे दिखता है, तो मसूड़ों से खून निकलने लगेगा, घाव भरने में अधिक समय लगेगा। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तो विटामिन डी से क्या होता है, तो अस्थि और दांत को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम के अवशोषण की सहायता होती है, अवशोषण में सहायता करता है विटामिन डी। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। याद रखिएगा कि कौन सा जो है विटामिन एक हार्मोन की तरह काम करता है और कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। आप एग्जाम में देखिएगा इसको। तो याद रखिएगा कि विटामिन डी एक हार्मोन के भांति काम करता है और कैल्शियम के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। मिलता कहाँ है, तो सूर्य के प्रकाश में मिलता है, दूध में मिलता है, मक्खन में मिलता है, अंडा में मिलता है, मछली में मिलता है। विटामिन डी के कमी से क्या होता है, तो ये आप बचपन से जानते हैं कि विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। इससे क्या होता है कि अस्थि जो है मुलायम हो जाती है और मुड़ जाती है, उसकी कठोरता कम हो जाता है, क्योंकि उसकी शरीर में देखिएगा कैल्शियम की कमी पाई जाती है। कैल्शियम के बारे में जान लेते हैं। तो कैल्शियम जो है हमारे अस्थि और दांतों को स्वस्थ रखने में मतलब मजबूती प्रदान करने में काफ़ी ज़्यादा जो है मददगार होता है। कहाँ मिलेगा, तो दूध में, सोया दूध में, दही में, चीज़ में, पनीर में। इससे क्या होगा, अगर इसकी कमी हो जाए तो अस्थि और दंत क्षय दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अस्थियाँ दुर्बल हो जाएंगी और दंत क्षय यानी दांतों का झड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आयोडीन के बारे में बताया गया है कि आयोडीन जो है हमारे शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायता प्रदान करता है कि विटामिन डी के कमी के कारण जो है घेगा या गाइटर हो जाता है, गर्दन के अग्र भाग में जो है सूजन आ जाती है। जो आयरन होता है, आयरन से क्या होता है, रक्त का एक चूँकि महत्वपूर्ण घटक है, और इसके कमी से एनीमिया, जिसे रक्त अल्पता भी बोलते हैं, इससे क्या हो जाएगा, दुर्लभता हो जाएगी या सांस लेने में कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है वहन कम हो जाएगा शरीर में, और अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण देखिएगा तो ऊर्जा का निर्माण कम होगा। मोटे अनाज के बारे में बात कर रहा है कि बाजरा जो है, ज्वार है, रागी है, ये सब फसलों को जो है हम लोग पोषक अनाज कहते हैं। ठीक है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और सूखे क्षेत्र में भी ये आसानी से उपज जाते हैं, पर्यावरण के अनुकूल हैं और सस्ते पोषक विकल्प भी हैं, जो हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इसीलिए इसको, इस टॉपिक को एक बार शामिल कर लिया गया है इसमें। इसके अलावा आप देखिएगा कि एक वैज्ञानिक है, उनके बारे में भी बताया गया है, जिसका सारांश मैंने आपको शामिल किया हुआ है। नाम है डॉक्टर कोलुथुर गोपालन। ठीक है। ये भारत के पोषण अनुसंधान के अग्रणी वैज्ञानिकों में सुकुमार हैं। इनके प्रयास से ही 2002 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना PM पोषण, जिसे मिड डे मील के नाम से जाता है, हर स्कूल में मिड डे मील मतलब जितना भी गवर्नमेंट का है आप जानते हैं मिलता है, और इन्हीं का स्कीम था, इन्हीं का सुझाया हुआ सुझाव था, जिससे मिड डे मील योजना आज भी लागू है। इसका उद्देश्य यही था कि विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार जो है उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और कब आया था मिड डे मील योजना, यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना आया था 2002 में, और किनके जो है सुझाव पे आया था, तो ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर कोलुथुर गोपालन। ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा तो जो प्रबलीकरण पूछा है, फोर्टिफाइड जो फूड होते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो पूछा है कि फोर्टिफाइड फूड क्या होते हैं, तो उसमें किसी जो घटक होते हैं, जैसे विटामिन हो गया, कोई एक विटामिन हो, या मान लीजिए कोई पोषक तत्व है, इनरिच कर दिया तो उसमें बढ़ा दिया जाता है, उसे फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। और ये चीज़ें जो है, इसका मतलब कितना मात्रा में होना चाहिए, सही है कि नहीं फोर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, इस पर निर्णय लेने के लिए हमारा जो मतलब अधिकरण है वह है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखिएगा, हाँ, उसमें
मतलब एक टेस्ट दिया हुआ है कि हमारे भोजन में कोई पदार्थ में कौन सा जो है पोषक तत्व है, उसको कैसे जांचेंगे। तो उसके लिए 3 जो है उसमें प्रयोग किया गया है। उस प्रयोग को मैं समराइज कर दिया हूँ, उसको आप ध्यान रखेंगे कि देखिए आयोडीन के घोल में जब स्टार्च को मिलाइएगा तो उसमें नीला और काला रंग मिलेगा। तो हो सकता है कि पूछ दे कि कोई पोषक तत्व जो है आयोडीन के घोल में मिला हुआ है और कलर दे रहा है नीला काला, तो बताइए कि कौन सा पोषक तत्व होगा। तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो एनसीईआरटी। इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिए कि वसा जो है, एक पेपर लीजिए और जो भी वसा वाला पदार्थ है उसको उसमें दबाइए, उसमें चिपचिपा और वो पारभासी हो जाएगा पेपर। तो समझिए कि ये पदार्थ जो है वसा वाला है। प्रोटीन के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया है उसने बताया है कि कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का एक घोल लीजिए, उसमें प्रोटीन जो वाले पदार्थ हैं या उस प्रोटीन वाले पदार्थ पे 1-2 बूंद उस घोल का डालिए और देखिए कि उस पदार्थ का रंग कैसे होता है, तो बैंगनी रंग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए किसमें मिल के कौन सा रंग देता है। तो स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है और प्रोटीन जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन जो है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के साथ मिलके बैंगनी रंग देता है। ठीक है। अगर मेरी लेक्चर आपको और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप बिल्कुल हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है वो स्टडी पर्पस के लिए बनाया गया है और बेहतर कंटेंट देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ बनाया गया है। भले लेक्चर आने में लेट होती है लेकिन कंटेंट जो आता है वो अच्छा ही होता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।